बातें कम करो, काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखाई ज्यादा देता है। आज हम पढ़ेंगे क्या? सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक समूह में अपनेपन का भाव कैसा होता है, एक परिवार का दूसरे परिवार के प्रति भाव कैसा होता है। तो हम राष्ट्रवाद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रवाद, क्योंकि हम पढ़ यही रहे हैं शुरू से ही। नहीं? गुड। देखो, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का रूप कैसे लेता है? विभिन्न समुदाय, क्षेत्र या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया? सामूहिक अकेलेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्ष के चलते पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी। बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए राष्ट्रवाद को एक कल्पना और दिलो दिमाग पर छाया गया था। इतिहास व साहित्य। इतिहास हो गया, देखो इतिहास, इतिहास, साहित्य, और इसके साथ साथ क्या होगी? कथाएं। कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक। क्या? प्रतीक। ये सभी राष्ट्र को साकार करने में अपना योगदान देते हैं। क्या देते हैं? अपना योगदान देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जा सकती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में भी ऐसा ही हुआ। राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में हुई। किसकी? भारत की पहचान। भाई, भारत की पहचान भारत माता की छवि के रूप में। भारत माता की छवि, भारत माता की छवि के रूप में हुई और भारत माता की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर पहली बार किसने? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये जो भारत माता की तस्वीर है, सबसे पहले किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी और 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति। क्या? मातृभूमि की स्तुति। क्या होता है मातृभूमि? देखो, मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम गीत लिखा। क्या लिखा? गीत कौन सा लिखा? गीत लिखा वंदे मातरम। गीत कौन सा लिखा? वंदे मातरम। बंकिम, बंकिम है, बंकिम होगा, बंकिम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई इस तस्वीर को पहली बार और 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति के लिए वंदे मातरम गीत लिखा। और बाद में इन्हें जो है क्या मिला? अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। इनका एक उपन्यास था, उपन्यास, क्या नाम था उस उपन्यास का? आनंद मठ। अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया गया। और यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। जब बंगाल में क्या हो रहा था? स्वदेशी आंदोलन हो रहा था, खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की व्याख्या छवि को चित्रित किया। किसने? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से। किसने?
अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या किया, भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। और इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी, जो सन्यास, एक तो सन्यासी हुआ और सन्यासिनी हुई, एक वचन बहुवचन, हाँ, मेल फीमेल, एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। और वह शांत गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है दिखने में? शांत, एकदम गंभीर देवी और आध्यात्मिक गुणों से संपन्न युक्त दिखाई देती है। आगे चलकर जब इस छवि को, जो ये छवि थी, पेंटिंग थी, इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा। अभी तक तो क्या थी, छवि थी, अब इसको जो है किस में उतारा जाने लगा, तस्वीरों में उतारा जाने लगा। और विभिन्न कलाकार यह तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती गई। अब कलाकार भी बनाने लग गए। अब जैसे जैसे कलाकार बनाने लग गए तो इसका विस्तार हुआ, तो ये क्या हो गई, विविध रूप ग्रहण करने लगी। और इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन से भी मजबूत हुआ। ठीक है, पुनर्जीवित करने के लिए क्या हुआ, आंदोलन से भी मजबूत हुआ। जब हम 19वीं सदी की बात करते, कब करते, 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने क्या किया, देखो, भाटो, कौन, भाटो, भाटो जानते हैं क्या होता है भाटो? और इनके साथ साथ कौन थे, चारण, कौन थे, चारण। अब एक तो होगा नहीं, बहुत सारे हैं, है ना। इनके द्वारा देखो क्या है, इनके गाई और सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया। ये क्या करते थे, ये भाई भाट जो थे, भाट और चारण, ये क्या करते थे, क्या करते थे, ये कथा, लोक कथा क्या करते थे, ये लोक कथा, लोक कथाएं करते थे। तो इनकी लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया गया, अंकित करना, दर्ज करना शुरू कर दिया गया। वे लोकगीत व जन श्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव गांव घूमते थे। ये क्या करते थे, गांव गांव घूमते थे। इनका मानना क्या था, क्या मानना था इनका, इनका मानना था कि यही कहानियां हमारी उस परंपरा संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो गई है। भाई जो बाहरी ताकतें हैं उनसे क्या हो गई, भ्रष्ट हो गई और दूषित हो गई। और अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अतीत के गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना जरूरी है ना। अब जिस चीज को बचाकर रखना जरूरी है, हम उसका क्या संरक्षण करते हैं ना। राष्ट्रीय उद्यान का देखो संरक्षण है, बड़ी बड़ी हेरिटेज का संरक्षण है, पुरानी पुरानी जितनी भी चीज सबका सरकार क्या करे, संरक्षण कर रही है ना, उनके देख रेख करे, देखभाल कर रही है। ऐसे ही बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने लोक गाथा गीत, बंगाल गीत, किसने, बंगाल में देखो क्या हुआ, बंगाल का लोकगीत क्या है, बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर इस पे आएगी, इस पे नहीं आएगी, इधर भी लिखा था क्या कहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी क्या किया, लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का आंदोलन का नेतृत्व किया। जो आंदोलन हो रहा था ना इसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसका नेतृत्व किया मद्रास में। मद्रास गए हैं आप, मद्रास? अभी एक लाफा मारेंगे सीधा मद्रास पहुंच जाओगे अगर बात करोगे तो, है ना। आपको ही कह रहे हैं। अब देखो मद्रास में क्या हुआ, नटेशा शास्त्री ने, कौन हुए मद्रास में, वो नटेशा शास्त्री, नटेशा शास्त्री।
तुम्हारी अदा बड़ी कमाल लगती है जब बात करते हो, हैं? मद्रास में हुए नटेशा शास्त्री, इन्होंने देखो क्या क्या, द फोकलोर क्या किया, द फोकलोर ऑफ सर्दर्न इंडिया। इस नाम से क्या क्या, तमिल लोक गाथा का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। क्या क्या, तमिल लोक गाथा का, तमिल लोक गाथा का, तमिल लोक गाथा संकलन कितने, 4 खंडों में। और उनका मानना क्या था, देखो इनका मानना था कि लोक कथाओं का विशाल संकलन जो इन्होंने 4 खंडों में किया, इनका नटेशा शास्त्री, इनका देखो क्या मानना था कि लोक कथाओं और राष्ट्रीय साहित्य होती है यह लोगों की असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूक होते हुए बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा, जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया, रंग के साथ हरा पीला लाल, और इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदू व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक धर्म अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 में गांधी जी ने क्या किया, 1921 में किसने, गांधी जी, 1921 में गांधी जी ने देखो स्वराज का झंडा तैयार किया। क्या किया, स्वराज का झंडा तैयार किया इन्होंने, स्वराज का झंडा, स्वराज झंडा तैयार किया, और यह भी तिरंगा सफेद हरा और लाल था। कैसा था रंग इसका, हाँ देखो इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। क्या था, शासन के प्रति अवज्ञा का, और हमने सभी ने अवज्ञा आंदोलन पढ़ा। इतिहास की पुनर्विस्थापना करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। और 19वीं सदी के अंत तक, जब हम 19वीं सदी के अंत में आए तो अंत में आते आते देखो क्या हुआ, बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए, राष्ट्र के प्रति क्या, गर्व का भाव। अभी देखो हम राष्ट्रीय गान होता है तो क्या करते हैं, एकदम सावधान खड़े हो जाते हैं ना, कहीं भी हो रहा हो, जो नहीं होते हैं उनको खड़े हो जाना है, ठीक है ना, भले वो स्कूल जाते हो या ना जाते हो। अगर आपको राष्ट्रीय गान आपके कानों में गूंज रहा है तो आपको किसी भी स्थिति में हो, ठीक है, खड़े हो जाना है और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान गाना है। वंदे मातरम गीत है, झंडे का, सरकार और राष्ट्र की धरोहर, राष्ट्रीय प्रतीक है, सबका सम्मान, राष्ट्रीय धरोहर जितनी भी उसका भी सम्मान करना अनिवार्य है अगर आप भारतीय, सच्चे भारतीय हैं तो, है ना। नहीं, बिल्कुल। देखो जब हम 19वीं सदी के अंत में आए तो भारतीयों को क्या महसूस होने लगा कि राष्ट्रीय के प्रति गर्व का भाव जगने लगा और भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अब भारतीय इतिहास को क्या है, अलग ढंग से एकदम पढ़ाया जाना चाहिए। और अलग ढंग से कैसे पढ़ाया जा सकता है, देख सकते हैं आप, है ना। सब कुछ अस्थायी है। अगर आप सोचते हैं इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए तो देखो सब कुछ क्या है, अस्थायी है। इसलिए कोशिश करें कि आप ज्यादा ना उलझें। क्लियर होगी बात, सब कुछ अस्थायी है, इसलिए कोशिश करें कि आप ज्यादा ना उलझें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो भारतीयों की बात समझ गए, गर्व महसूस होता था। और अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए थे। भाई जो अंग्रेज थे ना, जिन्होंने शासन किया, अंग्रेज
ये अंग्रेज क्या करते थे, ये भारतीयों को पिछड़ा हुआ समझते थे। भारतीयों को क्या समझते थे ये, कि भारतीय क्या है, पिछड़े हुए हैं और आदिम लोग हैं। कैसे हैं, आदिम लोग हैं। आदिम लोग हैं, जिनकी संस्कृति को आप, जिनके ट्रेंड को आप फॉलो कर रहे हो आजकल, है ना। वो देखो कैसा सोचते थे हमारे भारत के भारतीयों के बारे में। और जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते, इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। किसकी ओर, अतीत की ओर, पास्ट की ओर। हमारा अतीत है ना, हमने पढ़ा ना, हमारा अतीत फर्स्ट, हमारा अतीत टू। नहीं पढ़ा तो देख लेना, सारा लबालब भरा पड़ा है। तो 19वें सदी के जब अंत में आए थे हम, है ना। अब देखो क्या क्या, जब अतीत की ओर देखने लगे, उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू किया। अब देखो क्या क्या, प्राचीन युग जो अतीत था उनके बारे में लिखना शुरू किया। जब कला और वास्तुशिल्प, क्या, कला और वास्तुशिल्प, वास्तुशिल्प, कला और वास्तुशिल्प, हस्तकला, हाथों की कला, हस्तकला और व्यापार, क्या, व्यापार। अगर बात करेगा ना तुझे, तो तुझे चांद के पार ले जा लूंगा। ऐसा लात मारूंगा और चांद के पार पहुंच जाएगा, समझ गया ना, बात मत कर। तो अब देखो लिखना शुरू किया, ठीक है। धर्म के बारे में लिखना शुरू किया, धर्म के बारे में लिखना शुरू किया, संस्कृति के बारे में लिखना शुरू किया। कैसी है भारत की हमारे संस्कृति, कानून, दर्शन। ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है बच्चे ये। हस्तकला और व्यापार, ये सब इनके बारे में क्या किया, लिखना शुरू किया। और ये फल फूलने लगे। उनका मानना क्या था कि इस युग के बाद पतन का जो समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया, है ना, भारत अंग्रेजों का गुलाम बना ना। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानतम व उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया गया था। और लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों को, लोगों को क्या, एकजुट करने की इन कोशिशों को क्या किया गया, देखो इन कोशिशों को क्या हुआ, बोलो, हाँ, यस बताओ। हाँ बोलो। देखो, लोगों को एकजुट करने की इन कोशिशों में देखो क्या अपनी समस्याएं थी। भाई कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी समस्या अपनी अलग होगी, समाधान अलग होगा, है ना, साथ में होगा। लेकिन क्या समस्या थी, जिस अतीत का गौरव गान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। किसका था, देखो, जिस अतीत का गौरव गान किया जा रहा था वो क्या था, हिंदुओं का अतीत था। ध्यान से समझना बातें, क्या है, हिंदुओं का, हिंदुओं का, और हम हिंदू हैं, हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे। क्या थे, हिंदू प्रतीक थे। इसलिए अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे। जो दूसरे समुदाय के, एक तो भारतीय समुदाय के हो गए, हिंदू समुदाय के हो गए, और जो दूसरे समुदाय के थे वो क्या हो गए, अलग थलग महसूस करने लगे। इस बात से देखो निष्कर्ष क्या निकला बच्चे, निष्कर्ष निकला जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा, जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ हमारा बढ़ता हुआ गुस्सा था, विभिन्न भारतीय और वर्गों को स्वतंत्रता के लिए क्या है, साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ, देखो, कांग्रेस जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी सी जानकारी लेना, कांग्रेस ने देखो क्या क्या, लोगों के अंदर क्या था, असंतोष था और परेशानियों का स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में
समाहित करने का क्या किया उन्होंने, देखो प्रयास किया, किया कि नहीं किया। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश में, गांधी जी ने आंदोलन के जरिए पूरे देश में क्या है, पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। जैसे एक एक फूल माला में पिरोया जाता है ना, तब माला बन के तैयार होती है, ऐसे ही गांधी जी ने क्या किया, पिरोने का प्रयास किया। लेकिन जैसा कि हमने देखा, क्या इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले जो भी लोग इन आंदोलनों में क्या हिस्सा लेने वाले लोग थे, विभिन्न समूहों के थे, उनके समूह अलग अलग थे, एक जैसे नहीं, एक समूह के नहीं थे, एक जाति के नहीं थे, अलग अलग समूहों के थे। क्लियर होगी बात। अब अलग अलग समूहों के थे तो उनकी देखो क्या समस्याएं भी अलग अलग थी, अलग अलग उनकी आकांक्षाएं थी, अलग अलग उनकी अपेक्षाएं थी। तो उन सभी के साथ उन्होंने वे क्या है हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अर्थ था। ठीक है, किसी को किसकी जरूरत थी, कभी मुक्ति मिल गई तो मेरा ये चीज पूरा हो जाएगा, किसी को किसी कोई समस्या थी कि हमें क्या होगा, अगर आजादी मिल गई, मुक्ति मिल गई तो क्या होगा, हमारा ये काम सद जाएगा और ये काम बढ़िया हो जाएगा, है ना। समझ पाए बात को।